वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से और निगरां वजीर आज़म के हवाले से। जैसे जैसे असेंबली की मुद्दत जो है वो मुकम्मल होती नज़र आती है, वैसे ही अब बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो आने वाले इलेक्शंस कब होंगे, तारीख कौन देगा और ये कि निगरां वजीर आज़म कौन होगा, बात अब यहाँ है। गुज़िश्ता रोज़ इसी हवाले से बहुत क़यासराई हुई, क्योंकि पहले तो एक अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये ख़बर आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सोच रही है कि इसहाक डार साहब को निगरां वज़ीर आज़म बना दिया जाए। उसके बाद एक क्लिप सामने आया एक इंटरव्यू का जो इसहाक डार साहब ने यहाँ डॉन न्यूज़ में ही हमारे कॉलीग आदिल शाहजेब हैं जो होस्ट करते हैं अपना शो, उनको दिया। और उसके अंदर जब आदिल शाहजेब साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपको निगरां वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, तो आगे से इसहाक डार साहब ने ये कहा कि अब तक जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उन्होंने बखूबी निभाई है। अल्लाह ताला को जिससे जो काम लेना होता है वो ले लेते हैं। ऑब्वियसली ये जब खबर आई, इसके साथ साथ कुछ मीडिया चैनल्स ने भी ये खबर चलाई कि इसहाक डार साहब के नाम पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का न सिर्फ इत्तफाक हुआ है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस नाम पर कोई एतराज़ नहीं है। ज़राए से ये जब खबर सामने आई तो ऑब्वियसली सारी शाम इस पर ही गुफ्तगू होती रही। मुख्तलिफ जो पोलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इस पर बात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि इसहाक डार साहब को कोई भी जिम्मेदारी दी जाए तो वो उसके अहल हैं। इसी तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर इत्तफाक हो गया सब में तो इसहाक डार साहब निगरां वज़ीर आज़म बनाए जा सकते हैं। मगर अब फिर जो इत्तेहादी जमातें थीं उनकी तरफ से रिएक्शन आना शुरू हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से आज सुबह भी एक टॉक शो में कहा गया कि ऐसी कोई तजवीज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना तो उसका पता है और ना ही उस पर इत्तफाक हुआ है। और फिर आज दोपहर को इस्लामाबाद में शहरी रहमान साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब ने एक हम कह सकते हैं धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि अभी तक निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ और ना ही किसी नाम का तबादला हुआ है। उन्होंने कहा कि जो ख़बरें चल रही हैं मीडिया पर वो फेक हैं सब की सब। अब ये जो है इसके अलावा अब थोड़ी देर पहले एक और इंटरव्यू जो आज शाम को ख्वाजा आसिफ साहब का होगा, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब की अगर गुफ्तगू उस क्लिप में देखी जाए तो उससे भी ये लगता है कि शायद अब वो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने भी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया, बिकॉज़ क्योंकि इसहाक डार साहब पार्टी के इतने अहम मेंबर हैं तो वो जो एक निगरां वज़ीर आज़म का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक न्यूट्रलिटी का अंसर होता है, तो शायद इतना आसान ना हो उनके लिए निगरां वज़ीर आज़म बनना। और ऑब्वियसली इसके साथ साथ इलेक्शंस की तारीख़ के हवाले से भी बहुत बात हो रही है। बार बार PMLN जो है वो इशारा देती है कि इलेक्शंस जो हैं अगर पार्लियामेंट की को 2-3 दिन पहले डिज़ोल्व कर दिया जाएगा तो फिर 90 दिन का वक्त होगा, और वो ये भी कहते हैं कि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरी रहमान साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब ने की, उसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस वो चाहते हैं कि 60 दिनों में हो जाए। और साथ में जो एक फाइनेंशियल इशू भी है जिस हवाले से भी डार साहब ने जो आदिल शाहजेब साहब को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि कानून साजी भी की जाएगी ताकि जो निगरां हुकूमत है उसके पास ये इख्तियारात हों कि अगर उन्होंने कोई मेजर फैसले करने हो तो वो कर सकें। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बानो साहिबा, रुकन है कौमी असम्बली की, GDA से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो सायरा साहिबा। जी सायरा साहिबा, किस तरह देख रही हैं आप ये इस सारे मामले को? पहले डार साहब के हवाले से ये इतलात आनी, फिर PMLN लगा कि जैसे वो कंफर्म कर रही है इस गुफ्तगू को, ज़राए से खबर भी चल गई, आज फिर पीपल्स पार्टी का इतना सख्त रिएक्शन आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो सवाल ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं और दूसरा जो हमारे वज़ीर आके बयान दे रहे हैं और जो लफ्ज बोल रहे हैं आइन और कानून, आइन कहाँ है? आइन तो तोड़ चुके हैं। अब ये उसको कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, ये बात करें या वो बात करें,
पंजाब इलेक्शन में वो जो 90 दिन के अंदर था वो आइन तोड़ चुके हैं, इसलिए ये आइन की बात इन लोगों को सूट नहीं करती। दूसरा आपने बयान सुनाया तो जी वो इसाक डार साहब ने बोला है कि अल्लाह ने जिससे जो काम लेना हो, खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह इनको बोले कि अपने कामों में आप अल्लाह का नाम ना इस्तेमाल करें। तो क्या अगर कोई चोरी या डाका डालते हैं तो खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह के अल्लाह पाक ने उससे ये काम लेना था? और दूसरा ये कि वो कहते हैं ना कि एक पानी में पत्थर फेंकना, इन्होंने एक कंकर फेंक के देखा था कि देखते हैं कि इसमें क्या वो अरताश पैदा होता है। अब ये देखिए अवाम को तो कोई मसला था नहीं कि जिसमें सब पार्टीज चुप हो जाती कि ठीक है जो होता है होने, तो सबके मुफादात जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी का भी इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। अब मसला बहुत गंभीर है, इसमें ना इनको वजीर आजम जो निगरान वजीर आजम का ये कि भाई वो टेक्नोक्रेट होगा कौन नहीं होगा, मसला ये है कि इनसे आने वाले इलेक्शन मैनेज नहीं हो रहे, तो उस वजह से ये सब बातें ये सुनने को और ये वो मिलती हैं। बाकी ये म्यूजिकल चेयर इनको बोले कि खुदा के वास्ते बात करते हैं। जी 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 नहीं माफ करिएगा, मैंने समझा आपने बात मुकम्मल कर ली। मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इतना कमजोर कर लिया, 2 जमातें उसमें से निकल आई, जो पार्टी लीडरशिप अभी पार्टी के साथ है उसका कुछ मालूम नहीं है। आज उनमें से बहुत सौ को इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर दिए, अभी भी इलेक्शन नहीं मैनेज हो रहा। अब क्या रह गया मैनेज करने को? नहीं मैनेज ये नहीं कि उनको उस पार्टी से कोई डर है या वो खतरा उनको किसी और तरफ से है। पीटीआई से खतरा नहीं है, पैनिक में ये पीटीआई की तरफ से नहीं है। अच्छा, पीटीआई से खतरा नहीं है? नहीं, इनको गारंटी नहीं मिल रही कि आगे जो निगरान सेटअप है ये लिंगर ऑन ना कर जाए। मसला तो इन तमाम जमातों के लिए ये है। वो बात ये है कि जब आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा या कहानियों में सुना होगा, जब माल के ऊपर झगड़ा होता है या बहुत सारे लोग उस माल के हिस्सेदार हों तो फिर कोई किसी के ऊपर यकीन नहीं करता। ये हमने अक्सर देखा है बचपन में, बहुत सारे ड्रामे कहानियां वगैरह ये पढ़ी है। तो इनसे इलेक्शन मैनेज नहीं हो रहा। मसला ये है इनको गारंटी नहीं मिल रही कि अगला जो निगरान वजीर आजम आया कि वो 60 दिनों में या 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देगा। तो इसलिए हर पार्टी अपना वो कहते हैं ना एक फिक्रा बार बार दोहराती हूँ, मौलाना साहब की जमात चाह रही है हिस्सा बकदरे जुस्सा। और मजे की बात है अपने बंदे पर भी यकीन नहीं है। और आपको पता है कि यहाँ पर तो कोई पार्टी से कम ही वफादारी निभाएगा। अगर बस क्या मैं आपको बताऊं, तो बस ऐसा ही है। तो वो उनको यकीन गारंटी नहीं मिल रही कि ये 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होंगे कि नहीं। बिल्कुल ठीक। ये जी फैसल करीब कुड्डी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। साहिबा उनको भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर ले। वजीर आजम के मामले खसूसी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो कुंडी साहब, ये क्या मामला है? आपने सायरा साहब की बात साहिबा की बात सुनी, मैं भी पूछना चाहती हूँ, इतने आप अच्छे इत्तेहादी, इतनी आप लोगों की दोस्ती और इतना ट्रस्ट, और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। भाई आपस में फोन उठा के बात कर लेते आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें कोई इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी निगरान वजीर आजम के हवाले से। हमारी आज जो बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हिदायत पर हमारा एक डेलीगेशन आज चतराल जा रहा था, जहाँ पर फ्लड आया हुआ था। उसके फ्लड अफेक्टेड एरिया का विजिट हमारा था, जो कि वेदर की वजह से, बैड वेदर की वजह से जो है वो कैंसिल हो गया था। उस हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि हमने वो की। उसके हवाले से हमने फिर निगरान वजीर आजम के हवाले से भी बात की, और बाकी जो है उस पर हमने तो कल रात को ही क्लियर कर लिया था। और आपने देखा होगा टीवी चैनल पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अपना मौक़िफ़ ये किया है कि हमारे साथ। वो चित्राल के हवाले से भी आपने सवेरे सवेरे ट्वीट कर दी थी, तो चतराल की वजह से ट्वीट की और उसके बाद हमने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अच्छा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू सारी या सवाल जो सारे थे वो निगरान वजीर आजम और इसाक डार। देखिए, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सवाल करना तो आपका जमहूरी हक है ना। आपको तो मैं नहीं रोक सकता, या तो मैं आपको पेपर तो नहीं दे सकता कि आप कौन सा सवाल करें या कौन सा न करें। उन्होंने सवाल किए, हमने बताया कि अभी तक हमारे साथ इसाक डार साहब का नाम शेयर नहीं हुआ। अगर शेयर होगा नाम PMLN की तरफ से तो उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस पे गौर करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने नाम लेकर आएगी, बाकी इत्तेहादी जमातें भी लेकर आएंगी, और उनमें से 3 नाम जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ शेयर किए जाएंगे। कुंडी साहब, ये बताएं कि दुबई में कोई मीटिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही।
سر ٹی وی چینلز پہ تو یہاں تک چل گیا کہ مولانا صاحب بھی پہنچ گئے ہیں دبئی اس بہت اہم میٹنگ کے لیے. آپ بادشاہ لوگ ہیں, آپ جو کچھ کرنا چاہیں ہم آپ کو کیا روک سکتے ہیں. آپ نے تو کل کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی نے نام بھی فائنل کر دیا ہے اسحاق ڈار صاحب کا, آپ نے میٹنگ بھی کروا دی ہے, اور جو ہے آپ نے کہا کہ دبئی میں میٹنگ بھی غالباً کل یا آج ہو رہی تھی, وہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جو خبریں چلائی وہ آپ کی مرضی ہے, چلائیں. سر وہ بالکل سارا قصور جو ہے نا وہ بیچارے میڈیا کا ہی ہے. نہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دبئی میں کوئی میٹنگ نہیں. اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیے گا, جیسے سائرہ صاحبہ ابھی کہہ رہی تھی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ تو آپ لوگوں کو گھبراہٹ ہے, نہ تو ایک طرف نہ تو الیکشنز مینیج ہو رہے ہیں, دوسرا آپ لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں نگراں جو سیٹ اپ آئے گا وہ بیٹھ ہی نہ جائے. آفٹر آل اب تو ایک پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو گیا ہے, کے پی اور پنجاب میں مہینوں سے نگراں سیٹ اپ ہے جو وہ چل رہا ہے کسی لیگل کور کے باوجود. تو اب آپ لوگوں کو یہ صرف فکر ہے؟ نہیں, ہمیں بالکل فکر نہیں ہے. اور سائرہ صاحبہ کو میرے خیال میں زیادہ انفارمیشن ہوئی کہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ کل ان کی جماعت سے بھی اور ان کی اتحادی جماعتوں سے ملنے کل یا پرسوں ادھر ہی گئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن زیادہ ہوئی ہے. تو گئے تھے پیر پگاڑا صاحب کے پاس, فضل راشد صاحب کے پاس, اور باقی کے ممبران بھی بیٹھے تھے. تو ان کی بھی ڈسکشن پی ڈی ایم کے سربراہ کے ساتھ ہوئی, پتنی پی ڈی ایم اور ان نے کیا. اچھا سر یہ بتائیں پھر اب الیکشنز کب ہو رہے ہیں, 60 دن میں 90 دن میں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل ایک کلیئر موقف ہے کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے. 60 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہونے چاہیے. اگر اتحادی جماعتوں کو یہ ہے کہ جی 90 دن میں ہونا چاہیے, تو 60 اور 90 میں اتنا فرق نہیں, 15-20 دن کا ہی فرق آنا ہے الیکشنز میں. تو 90 دن میں بالکل اگر وہ کرانا چاہیں ہم اس سے بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن 90 دن سے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن زیادہ دیر نہ آگے جائیں. اور اس پولیٹیکل انسرٹنٹی کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ نئی پارلیمنٹ آئے, نئی حکومت آئے اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں فیصل کریم کنڈی صاحب سے اور سائرہ بانو صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے. جی سائرہ صاحبہ, آپ نے سنا کنڈی صاحب کو, کہتے ہیں ابھی میڈیا نے سارا تماشا کھڑا کر دیا, کوئی بات نہیں تھی, کوئی ایشو نہیں تھا, بس فیک نیوز چلانے کا ہم لوگوں کو شوق ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کنفیوژن ہو گئی ہے. ایک طرح سے کہے تو صحیح رہے ہیں, کیونکہ بہت سے ہائپ کریٹ ہوتی ہے, اور آج کل تو ویسے تو اور کیا ماشاءاللہ سے پنجابی میں بولے تو صحافیوں کی گڈی چڑھی ہوئی ہے. ہمارے نگران حکومت میں بھی تو ایک چینل مالک ہے نا, اور باقی چینل مالکان کا نام بھی آ رہا تھا, ہمارے اینکرز کا نام آ رہا تھا, ہمارے میڈیا مالکان کا نام آ رہا تھا وزیر اعظم کے لیے. وہ تو خبر ادھر سے ادھر ہو گئی. جی نہیں, اب ان امیدوں پر تو ڈار صاحب نے پانی پھیر دیا نا. اب تو ڈار صاحب کی نومینیشن کے بعد تو صاف ظاہر ہے کہ اب سیاستدانی کوئی بنے گا. دوڑ میں تو شامل تھے. یہ کیا سچ میں اس کرسی میں کیا ہے, مطلب یہ کیا میوزیکل چیئر ہے؟ خدا کے واسطے اس میوزیکل چیئر بند کر دیں, ملک و قوم کا کچھ سوچ لیں. اور ابھی یہ وقفے سے پہلے کنڈی صاحب نے ایک بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ 1.5 سال سے آپ لوگ ایک دوسرے کے گلے میں باہوں میں باہیں ڈال کر گھومے جا رہے ہیں. وہ مولانا صاحب آگے, مولانا صاحب سے 2018 سے کچھ سیٹ پر اتحاد تھا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. تو وہ ویسے ہی سیاسی لوگ ملتے رہتے ہیں, تو وہ سائیں پیر صدر الدین شاہ یونس سائیں سے ملنے کے لیے آگے. تو اتنی ٹینشن نہ لیں کنڈی صاحب, آپ ہی ان پہ اسحاق ڈار صاحب کو سوچیں. ہاں, یہ کب آپ لوگوں نے نام ایکسچینج کرنے ہیں؟ اگر یہ خبر صحیح نہیں تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نام بھی نہیں ایکسچینج ہوئے, is there a deadline for this? کوئی ڈیڈ لائن اس پہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب حکومت اور سر 3 نام آپ دیں گے, 3 نام پی ایم ایل این دے گی, تو راجہ صاحب, راجہ ریاض صاحب کا کیا ہوگا؟ وہ بھی 3 نام دیں گے؟ 3 نام ہمیں نہیں دینے ہیں. اچھا دیکھیں, جب یہ حکومت ختم ہونے سے پہلے جو ہے نا اس پہ اتفاق ہونا ہے, آپس میں بیٹھتے ہیں, لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. لیڈر آف دی ہاؤس چونکہ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے اپنے اتحادی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر 3 نام شارٹ لسٹ کرنے ہیں. اچھا, چاہے ہم ان کو 3 نام دیں, چاہے 5 دیں, باقی جماعتیں جتنے بھی دیں, تو 3 نام انہیں شارٹ لسٹ کر کے تمام کے ساتھ ڈسکشن کر کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ان کے جو ہیں ان کے نام بھی آئیں گے لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے. کن کے؟ اپوزیشن کے. سر راجہ ریاض صاحب کی واٹ ایور, آپ اس کے اوپر 100 تنقید کریں, لیڈر آف دی اپوزیشن ٹیکنیکلی اینڈ
सर टेक्निकली है ना, मैं तो प्रैक्टिकल टर्म्स में कह रही हूँ, अगर उन्होंने टिकट लेना है मियाँ साहब से तो वो क्या देखें, ऐसे तो बहुत से लोग हमारे साथ थे जिन्होंने टिकट लेनी थी पीटीआई की पिछली दफ़ा, कैसे अभी झंडा नहीं उतरा था तो पीटीआई में भी शामिल हो। कई लोग ऐसे भी थे जो पिछली हुकूमत में वजीर भी थे, उनका झंडा अभी उतरा नहीं था कि पीटीआई में भी शामिल हो गए थे। तो ये देखें, अब वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप उन पर जितनी भी तनकीद करें आपके जमहूरी हक है, लेकिन नाम उन्होंने देने नहीं। सर मैं तो पूछूं कब तक फाइनल, और मीडिया ने भी देने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, फाइनल कदर कर सो। देखिए, हुकूमत जब ख़त्म होगी उससे पहले फाइनल होंगे, तो इसी तरह से 6 नाम होंगे जिसके ऊपर डिस्कशन होगी, उसमें से एक नाम फाइनल होना है। तो लिहाजा देखिए हुकूमत की साइड से 6 नाम नहीं, ओवरऑल 3 नाम हुकूमत से, 3 नाम अपोजिशन से, उसमें जो है वो फाइनल होना है। हमें कोई देखें, कोई इसी चीज़ पे कोई तकलीफ, मौलाना साहब पॉलिटिकल लोग हैं, पीर सदरुद्दीन साहब पॉलिटिकल बंदे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके अंदर डायलॉग्स होती हैं, उनके अंदर आना जाना होता है। हम तो अपने अपोजिशन के भी हमारे जो होते हैं उनके साथ हमारा एक ताल्लुक होता है, गमी खुशी में भी जाते हैं। टेक्नोक्रेटिक नाम आ सकता है पीएम का, कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई है कि टेक्नोक्रेट होना चाहिए, मईशत की हालत बहुत ख़राब है, तो दो महीने में क्या कर लेगा? मुझे क्या पता सर, आपने 1.5 साल में क्या किया जो 2 महीने? नहीं, मसला ये है कि तो उन्होंने पहले वालों ने क्या कमाल किया 4 साल में, उन्होंने क्या किया? सर उन्होंने तो कुछ नहीं किया, आपने तो उन्हें हटाया था ना कि सब कुछ ठीक करने के लिए। जी सायरा साहिबा, आपको कुछ कहना चाह रही? जी सायरा साहब, इस चीज से निकल आए, खुदा के वास्ते मुल्क का कुछ सोच लें, आगे क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ चलेगी, 750 रुपए बिजली का यूनिट, गैस बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, पिछली चीजें छोड़ दें खुदा के वास्ते कि 4.5 साल में क्या हुआ, 1.5 साल गुजरा की फौज जफर मौज ने क्या किया। बिल्कुल, आप लोग तो ज़रात भी नहीं संभाल सके, ज़रात भी आपने 5 फौज के साथ मंड दी, ज़रात भी नहीं संभाल सके, आईटी भी नहीं संभाल सकते। सिर्फ आप लोगों ने जजों की तनख्वाह बढ़ाई है 2 लाख रुपए, नहीं, जजों की खाली तनख्वाह बढ़ाई है, अपनी बरात बढ़ाई है। वो क्या कहते हैं उसको, चेयरमैन, सेनेट के चेयरमैन साहब जी बड़े, उनके अब मैं क्या बोलूं कि उनकी मराद बढ़ाई है कि अपने और सौतेले बच्चे और पड़ोसियों के बच्चों का बढ़ाया है आपने। ये इस हुकूमत में ज़ाहिर है निगरान हुकूमत है, और ये भी पता है कि पंजाब में किसकी है और केपीके में किसकी है। केपीके में आप 4 प्रोग्रामों में कर चुके हैं कि वहां पर जो JUIF ने बलवा मचाया हुआ है, जो उन लोगों ने वहां पर अंधेर नगरी मचाई हुई है, और यहाँ पर जी ब्यूरोक्रेसी के लिए अरबों की गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन आपके और मेरे और अवाम के हिस्से में दिलासे आए हैं। हम 7 रुपए यूनिट, 750 रुपए दे दें, इनकी नाजातियां खत्म हो। जी सायरा साहब, जी कुंडी साहब, मैं इनकी कुछ बातों से इसलिए एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल जो ये चीज़ें हैं, इसका जो अनसर्टनिटी और ये चीज़ें, इसका वाहिद हल यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और ये वे फॉरवर्ड है, इलेक्शन हो, नई हुकूमत है, नई पार्लियामेंट है, और इस मुल्क को आगे लेकर चलें, जिससे चीज़ें ठीक होंगी। आप एडॉक में मुल्क नहीं चला सकते कि 3 महीने, 6 महीने, साल। और जहाँ तक बिल्कुल मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो इलेक्टेड हुकूमत का काम कर रही है। जो इन्होंने शिकायत लगाई है केपी के हवाले से, तो अगर मौलाना साहब गए थे कराची तो उधर जाके उनके सामने ये रख देते कि उन्होंने जिस तरीके से जो बकौल सर सुना है कि केपी की हुकूमत में तब्दीली होने लगी है आज। ये भी माफ़ करिएगा, डर डर के कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अखबार में ही खबर पढ़ी थी कि बड़ी मीडिया में थी ना खबर। जी सर, डर डर के नहीं, आप डर डर के आपकी बात है। देखें, एक बड़ा क्रेडिबल चैनल हो या मुख्तलिफ चैनल्स हों जिसमें ये बात हो कि जी मतलब है कि जैसे डार साहब कल खबर चल रही थी और कुछ बड़े क्रेडिबल चैनल ने कह दिया कि जी वो पीपल्स पार्टी ने भी फाइनल कर दिया। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं आना पड़ा कि जी हमें तो पता ही नहीं, और आप लोगों ने केयरटेकर हुकूमत बना ली, तो मीडिया केयरटेकर हुकूमत बना रही थी। वैसे इस्लामाबाद में 6-7 वज़ीर आज़म फिर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो है ना कह रहे हैं कि तो कॉन्स्पिरेसी चीज़ें चलती रहती हैं। जब आ जाएगी केयरटेकर तो आपके बरादरी के भी लोग, मतलब है कि मीडिया की भी, जैसे इन्होंने कहा छोड़ दो सानू, तुसी अपनी गल कर लो। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋ, तो ਤੁਸੀਂ सियासत पे आ जाओ कि सानू कम दे दो, ਅਸੀਂ कर देंगे। साहब भी उनको बच्चा बुलाते थे। देखिए हमारे देखिए हम तो कहते हैं हम तो अभी ऑन करते हैं। वक्त जरा कम रह गया, ये बताएंगे ये कानून में आप क्या तब्दीली कर रहे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट की, जो इसहाक डार साहब ने वैसे ये भी 230 उसमें कर रहे हैं, जिसमें केयरटेकर गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा इख्तियारात उसको कर रहे हैं कि उनके पास जो है फाइनेंशियल और बाकी इख्तियारात जो हैं वो केयरटेकर एक मजबूत हुकूमत हो। किस किस्म के फाइनेंशियल इख्तियारात सर? देखिए कोई भी, जैसे अब ये आपकी IMF की जो जी सायरा साहब, चलिए नहीं सॉरी, आप बात करें। आई एम सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई थी, मैंने काट लिया आपको। जी नहीं, उसमें ये था कि अभी कर रहे हैं, क्योंकि देखें आप कह रहे हैं क्या इख्तियारात हैं, तो केयरटेकर तो पंजाब और KP में हुकूमत है, उनके पास इख्तियार ये है कि आप डे टू डे अफेयर चलें और इलेक्शंस कराएं ना।
تو وہاں پر گاڑیاں بھی لی جا رہی ہیں, وہاں پر بھرتی بھی ہو رہی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو رہی ہے, فنڈز بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تو. سر آپ لوگوں کو یہ اتحادی لگتے ہیں نا, ہم تو پہلے دن سے نہیں وہاں پہ بھی کے پی میں بھی دیکھیں, کے پی میں اسی ڈر سے تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ نگراں وزیر اعظم کو کیا اختیارات دینے لگے. کے پی میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے آدھے گھنٹے کے اندر سی ایم بنایا تھا, آپ کو یاد ہے نا؟ وہ سر آج پھر آپ بھی اور اے این پی جو ہے سبھی تنقید کر رہے ہیں نا اس کے اوپر, اتنی جلدی میں جو کام ہوتا ہے پھر اس کا نقصان بھی سب کو ہوتا ہے. نہیں ہم تنقید اس پہ اس طرح نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر کام کیئر ٹیکر شپ ہونا چاہیے, کیئر ٹیکر کام یہ نہ ہو کہ وہ الیکٹڈ حکومت کی طرح کام کرے. ذرا دیر نہیں لگی آپ کو یہ پتہ چلتے ہوئے کہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ کیئر ٹیکر کا کام نہیں کر رہی؟ نہیں جب آپ کو جب چیز نظر آئے گی, غلطی نظر آئے گی, مجھ میں غلطی نظر آئے گی تو آپ پن پوائنٹ کریں گے اور مجھے ذرا ٹائم لگے. اور لیکن اس میں دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, دیکھیں آخری اب اس وقت جو ہے, اب میں وہ کے پی کی طرف بات چلی جائے گی, اس وقت کے پی کا جو بینک ہے خیبر بینک تاریخ میں پہلی دفعہ 6 کروڑ روپے کا لاس کر گیا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا, جہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایک ایسا کنٹروورسی یا تنازع سامنے آ رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سینئر جو سٹاف ممبرز ہیں یونیورسٹی کی وہ اس میں ملوث ہیں اور پکڑے بھی گئے ہیں. پہلے آئی گرفتاری جو یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں سید اعجاز حسین شاہ صاحب, پولیس نے کہا کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے ڈرگز یعنی کہ منشیات اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قابل اعتراض ویڈیوز جو تھیں وہ بھی موجود تھیں. اس کے بعد پولیس نے ایک خصوصی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ یونیورسٹی میں جو کچھ اساتذہ ہیں وہ ایک ان کا گروہ ہے اور وہ گروہ نہ صرف منشیات فروخت کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو بلکہ ان کو ابیوز بھی کرتے ہیں. سٹی سرکل پولیس نے اس کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے جو ٹرانسپورٹ انچارج ہیں ان کو بھی حراست میں لیا اور مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس سے بھی کرسٹل میتھ جو ہے جو ایک قسم کی ڈرگ ہے وہ برآمد کی اور ان کے پاس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس گروہ کا حصہ تھے. آبویسلی چانسلر نے اس ساری ایشو کی تردید کی اور کہا ہے کہ یہ سب صرف بدنام کرنے کے لیے ایک سازش کی جا رہی ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب, نمائندہ ہیں ڈان اخبار لاہور. ویلکم ٹو دا شو عمران صاحب. جی کیا معاملہ ہے سر؟ ایک طرف پولیس کہہ رہی ہے وہ لوگ گرفتار کر رہی ہے, ان کے پاس یہ سب کچھ مواد بھی ہے, دوسری طرف جو وائس چانسلر ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ جھوٹ ہے. جی میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو جی عمران صاحب جی میں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. اچھا ایسا ہے, سب سے پہلے انہوں نے یونیورسٹی کے ٹریجرر ابو بکر صاحب کو گرفتار کیا تھا 28 جون کو. جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ان سے بھی ڈرگز اور کوئی آبجیکشنیبل میٹیریل ان کے موبائل سے برآمد کیا گیا. پھر ان کی لیڈ کے اوپر ہی پولیس نے اریسٹ کیا چیف سیکیورٹی آفیسر کو. ان کے پوائنٹیشن کے اوپر جب ان کو بھی گرفتار کیا گیا تو ان کے قبضے سے بھی ڈرگز برآمد ہوئی اور ساتھ میں ان کے موبائل سے بھی آبجیکشنیبل میٹیریل مختلف گرلز کے ساتھ ان کے ریلیشنز یا تعلق کے بنیاد پہ جو ویڈیوز بنی ہوئی تھیں وہ ساری وہ نکلیں. تو اس کے بعد یہ میٹر سامنے آیا اور اس کے اوپر پولیس نے جب اسپیشل انویسٹیگیشن اپنے طور پر کی تو اور بھی لوگ اس میں ان کو ملوث نظر آئے اور 6-7 لوگ ہیں جن. عمران صاحب یہ بتائیں کہ پہلے صاحب کو کیوں اریسٹ کیا گیا؟ پولیس کو کیسے شبہ ہوا؟ کسی نے ان کو کچھ بتایا؟ کوئی شکایت کی گئی؟ جی ان کے اوپر جو ابو بکر صاحب ہیں ان کے اوپر تو ماضی میں بھی کمپلینٹس تھیں اور فیمیلز نے بھی کمپلینٹ, اسٹوڈنٹس نے بھی کمپلینٹس کی تھیں اور کچھ ٹیچرز نے بھی کمپلینٹ کی تھیں. وہ جو کیس تھا وہ دبا دیا گیا تھا اور ان کو مطلب ہے اس وقت کچھ نہیں کہا گیا تھا. اور اس کی یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ کوئی 2 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت ان کو نا گرفتار یا ان کے اوپر کوئی کیس نہیں کیا گیا تھا, ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا بھی نہیں گیا تھا.
उसके बाद हुआ ये था कि 2-3 खवातीन छोड़ गई थी, उनमें से एक खातून ने आज भी मुझे मैसेज किया कि उन्होंने नौकरी जो छोड़ी थी वो इस बुनियाद पर छोड़ी थी कि अबू बकर साहब ने उनको मतलब है विक्टिमाइज किया था। तो अभी तक एक चीज़ पुलिस ने जो उनके ऊपर केसेस दर्ज किए हैं वो तो ड्रग्स के किए हैं, और ड्रग्स की जितनी क्वांटिटी बताई जा रही है 8 ग्राम 7 ग्राम, तो ये तकरीबन ये लगता है कि ये लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। आल्दो पुलिस उनको कह रही है कि भाई ये लोग और लोगों को भी मतलब है इसमें सप्लाई करते थे, लेकिन इनका जो स्ट्रेचर है ट्रायरर या बाकी ये पर्सनल शायद यूज़ के लिए करते हों, उस तरह की चीज़ें बाकी उन एस्टेब्लिश नहीं कर सके तो जो पुलिस। तो जो वीडियोस हैं या जिस तरह की शिकायत आप कह रहे हैं खवातीन ने भी की हैं कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, क्या उस हवाले से कोई कंप्लेंट या FIR रजिस्टर नहीं? उस हवाले से अभी तक तो पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं मिली। इस हवाले से कल DPO साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी रजिस्टर नहीं कर सके। तो फिर ये वीडियोस की बात क्यों कर रही है? ये वीडियोस उनके मोबाइल से बरामद हुई हैं, वो उनके पर्सनल उसकी हैं। अभी तक मतलब उनके ऊपर किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं आई, उसके ऊपर लोगों ने अभी तक अप्रोच नहीं किया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वाला। नाजरीन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ इस शहर के मसाइल तो बहुत हैं, CDA को इन मसाइल को देखना होता है। इन मसाइल का हल तो निकलता नहीं है, मगर अगर उन्होंने एक रेडी वाले को ज़रूर पकड़ के जेल में डाल दिया। कहा जा रहा है कि फरमान अल्लाह साहब जो पिछले 30 साल से इस्लामाबाद में रेडी लगाते हैं, कुल्फ़ी बेचते हैं गर्मियों में और सर्दियों में छली, उनको CDA की जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने 11 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया और इल्ज़ाम लगाया कि वो बिला इजाज़त रेडी लगा रहे हैं और उससे चीज़ें बेच रहे हैं। और फिर सिर्फ एक दिन के बाद उनको CDA के सीनियर स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया और उन्होंने ये दरख्वास्त भी की कि उनको माफ़ कर दिया जाए। मगर आजकल हमारे जजेस भी बहुत सख्ती दिखा रहे हैं, तो इसलिए उनको न सिर्फ 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया बल्कि उनको 3 माह की जो है कैद भी सुना दी गई। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है असद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद। जी सर, 30 साल रेडी, 5 लाख रुपया, 3 महीने सज़ा, इतनी एफिशिएंसी CDA को जो क्राइम रेट है शहर में उस पर तो नहीं नज़र आती। असल में ये जो एक केस था जो रेडी वाला था, इनका CDA का जानिब से जो उनका मौक़िफ़ जो CDA वाले कहते हैं वो ये कि ये इन्होंने वहाँ पे अपनी इजारादारी बनाई हुई थी। ज़ाहिर बात है एक बंदा 30 साल से कर रहे हैं तो वो चाहेगा कि मैं अच्छी जगह पे खड़ा हूँ, बाकी जो बाद में आए हैं वो ज़रा उसमें, तो ये कोई शायद किसी के साथ कोई इनकी कोई लड़ाई झगड़ा भी शायद हुआ, लेकिन उसमें इतनी 3 और एकदम से जो एक समरी जिस तरह कहते हैं, इतना तो फौजी अदालतों में नहीं तेजी से काम चलता है ना सर, जरा समरी ट्रायल्स का शायद तो समरी ट्रायल जो है वो करके उसको जो है वो कर दिया गया। यहाँ पे जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की है, इनके जो वकील हैं बैरिस्टर एजाज गिलानी, उन्होंने की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उमर एजाज गिलानी उन्होंने की है, उसमें अपील की है, उस पर कुछ ऑब्जेक्शन थे और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन रिमूव कर दें तो उसको सुना जाएगा और जब वो सुनेंगे तो उसका, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू वो ये है कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ पैरेलल जो है वो जुडिशल सिस्टम भी है इस्लामाबाद में। CDA अब बाकी शहरों में जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट थे, जो एग्जेक्टिव के जो लोग थे, उनके पास इस तरह की जुडिशल पावर्स नहीं है कि वो इस तरह सख्त सजाएं सुनाएं, लेकिन इस्लामाबाद में अभी तक ये है, ये पुराने कवानीन यहाँ पर चल रहे हैं। और ये जो स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं, इससे पहले भी इन्होंने इस किस्म के एक बंदे के ऊपर इन्होंने 3 अरब रुपए का जो है वो बेचारे रेडी वाले नहीं, वो रेडी वाला नहीं, वो कोई हाउसिंग सोसाइटी का था। अच्छा। उसके ऊपर 3 अरब का भी किया और 3 साल की सजा भी सुना दी। और इसमें फिर एक ये इस कोर्ट के जो प्रोसीजरल जो इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, इन्होंने कोई गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि मेरा जो इदारा है वो मेरे से एक्सटॉर्शन करवा रहा है,
باقاعدہ آن ریکارڈ جی ہماری خبر بھی چھپی انہی صاحب نے جی انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں یہ لکھا تھا کہ مجھے میری عدالت کو سی ڈی اے نے اے ٹی ایم مشین بنایا ہوا ہے. اچھا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ چلان ہم نے بس دے دیا, آپ اس کے اوپر فوری طور پر فائن کریں اور یہ رقم جو ہے وہ دلوائیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرے سے سی ڈی اے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میری عدالت اے ٹی ایم ہے, ایک چلان ڈالیں گے, یہ انہوں نے اپنی لکھا. اور انہوں نے اس وقت یہ تھا کہ شاید ان کو یہاں سے ٹرانسفر کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں کہا تھا کہ مجھے یہاں سے جو ہے وہ روکا جائے, مجھے پروٹیکشن دی جائے. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس تو نہیں لگا تھا, ایڈمنسٹریٹیولی ایک جو اس وقت جو جج تھے جسٹس محسن اختر کیانی, انہوں نے اس کے اوپر ایک اپنا جو نوٹ لکھا تھا اور جو کہ واپس سی ڈی اے میں انہوں نے کہا تھا کہ سی ڈی اے کے اپنے جو قانون ہے, سی ڈی اے آرڈیننس, اس میں آپ کی پروٹیکشن کے جو ہیں وہ سٹیپس دیے گئے ہیں, آپ اس میں دیکھیں. لیکن جو یہ ایک ساری جو خط و کتابت تھی, اس سے ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہوئی کہ جو یہ سی ڈی اے کے زیر جو انتظام جو عدالتیں ہیں ان میں کوئی اس قسم کا سسٹم نہیں ہے. عدالت کا تو مسئلہ ہے ہی صحیح, بٹ یہ جو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے اس پہ بھی تو سوال اٹھانے کی ضرورت ہے. اسد صاحب کبھی بیچارے کچی آبادی والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, کبھی ریڑھی والی کو پھینک دیتے ہیں, ان کو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز تو کم ہی نظر آتی ہیں. اب جو بڑی سوسائٹیز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جن کے اوپر یہ پروف, جس کے اوپر سپریم کورٹ نے کمیشن بٹھائے کہ آپ انہوں نے جو ہے وہ جنگلات کی زمین پر وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ بنائیں, ان کو وہ تو ابھی تک وہاں پر ویسی ہیں اور ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کیا. لیکن یہ آپ اگر یہ چھوٹے موٹے یا آپ یہ جو ریڑھی والے کا جو ایشو ہے, آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ اس کا ہوتا ہے نا کہ آپ اس کی کو سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ کنفسکیٹ کر لیتے ہیں, ریڑھی کو آپ رکھ لیتے ہیں کہیں پہ, پھر وہ اس کے اوپر چھوٹا موٹا جو فائن ڈال کے اس کو جیل تو نہیں بھیجتے, اس کو چھوٹا موٹا فائن ڈال دیتے ہیں. تو وہ بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے ہمارے کالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.